1 अप्रैल 2026 4 लोग अर्थ से लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां ह्यूमंस 50 सालों में भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और ये मून लैंडिंग मिशन नहीं है, फिर भी नासा ने इसे अभी तक का सबसे क्रिटिकल डीप स्पेस मिशन बताया है, क्योंकि इस बार हम सिर्फ मून पर नहीं जा रहे बल्कि हम उस बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हैं जहाँ अर्थ की नेचुरल प्रोटेक्शन भी खत्म हो जाती है। एक छोटी सी मिस्टेक और ये 10 दिनों का मिशन सेकंडों में एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकता है। इस मिशन में रेडिएशन, कम्युनिकेशन डिले और डीप स्पेस आइसोलेशन सब कुछ ह्यूमन के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी नासा इस मिशन को लेकर इतना रिस्क क्यों ले रहा है, वो भी अचानक से 50 साल बाद। क्या आर्टेमिस सेकंड सिर्फ एक टेस्ट मिशन है या ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग है? तो जानते हैं आखिर क्यों इस मिशन को लेकर नासा इतना एक्साइटेड है। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा और आज उस समय को बीतते हुए 50 साल हो चुके हैं। साल 1972 में लास्ट अपोलो मिशन अर्थ पर वापस आया और उसके बाद सब कुछ रुक गया। ऐसा नहीं था कि इंसान वापस चांद पर नहीं जा सकते, बल्कि सवाल ये है कि क्या वापस जाना जरूरी है, जिसका आंसर उस वक्त के अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि अपोलो मिशन का गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका था और ये भी कंफर्म हो चुका था कि स्पेस रेस यूएसए जीत चुका है। और फिर एक रियलिटी सामने आई। मून मिशन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थे, हर लॉन्च बिलियंस ऑफ डॉलर, और उस टाइम की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। इसलिए फोकस शिफ्ट हो जाता है लो अर्थ ऑर्बिट, शटल प्रोग्राम और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ, जहां पर एस्ट्रोनॉट सेफ एनवायरनमेंट में रहकर रिसर्च कर सके। और धीरे धीरे मून एक कंप्लीट चैप्टर बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, मून का एक और पर्सपेक्टिव सामने आया। मून सिर्फ एक बैरन रॉक नहीं है, बल्कि वहां पर वाटर भी एग्जिस्ट करता है, जो फ्यूचर फ्यूल और लाइफ सपोर्ट का बेस बन सकता है। मून का साउथ पोल एक शैडोड रीजन है, जहां पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पहुंचती और जिसके कारण वहां पर रिसोर्सेज प्रिजर्व हो सकते हैं। और फिर एक और रियलाइजेशन, अगर ह्यूमंस को मार्स तक जाना है तो डायरेक्ट जंप पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए हमें एक इंटरमीडिएट स्टेप चाहिए, और वो स्टेप है मून। एक टेस्टिंग ग्राउंड, एक लॉन्च पैड और एक ट्रेनिंग जोन, जिसके कारण ग्लोबल सिचुएशन चेंज हो सकती है। चाइना ने मून मिशन को ऑलरेडी एक्सेलरेट कर दिया है और ओपनली अनाउंस किया कि वो फ्यूचर में मून पर एक लूनर बेस बनाना चाहता है, जिसके कारण मून अब दोबारा कंपटीशन का रीजन बन चुका है। और इसी मूवमेंट पर नासा ने दोबारा चांद पर जाना डिसाइड किया, क्योंकि अगर वो पीछे रहते हैं तो मून की लीडरशिप फ्यूचर में किसी और के पास चली जाएगी। और तभी नासा दोबारा 50 साल बाद वापस चांद पर जाना डिसाइड करते हैं, जिसका मिशन मून को एक्सप्लोर करना नहीं बल्कि स्टे करना भी होगा। और इसी प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप है आर्टेमिस सेकंड। इस मिशन में हर सेकंड हर सिस्टम टेस्ट होने वाला है। इस मिशन का लॉन्च रॉकेट है SLS। ये रॉकेट लगभग 98 मीटर लंबा है और ये इतना पावरफुल थ्रस्ट जनरेट करता है कि कुछ ही मिनटों में स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर पुश कर देता है। और इसके टॉप पर होगा ओरायन, और ये कैप्सूल स्पेशली डीप स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जिसमें उनके लिए हर एक चीज प्रिसाइजली कैलकुलेटेड होगी। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल, रेडिएशन मॉनिटरिंग, सब कुछ रियल टाइम में ट्रैक होगा। लॉन्च होने के बाद ओरायन पहले अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट लेगा और फिर एक पावरफुल बर्न के थ्रू वो एंटर करेगा ट्रांस लूनर इंजेक्शन ट्रेजेक्टरी में, जो अब अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर सीधा मून की तरफ जर्नी स्टार्ट करेगा। इस जर्नी के दौरान स्पीड लगभग 39,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। और जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट मून के पास पहुंचता है, वो एंटर करेगा एक स्पेशल पाथ फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी में। और अगर यहाँ सिस्टम फेल भी होता है तो मून की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को ऑटोमेटिकली अर्थ की तरफ वापस भेज देगी। ये एक नेचुरली बैकअप सिस्टम की तरह वर्क करेगा। इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स मून के फार साइड से गुजरेंगे, जहाँ पर डायरेक्टली अर्थ से कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है और कुछ मिनट के लिए कम्युनिकेशन आउट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है। और इसी फेज में ओरायन मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करेगा और ये अर्थ से इतना दूर होगा जितना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में रेयरली ही कभी हुआ होगा। और ये मिशन बताएगा कि ह्यूमन डीप स्पेस में सर्वाइव कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे ही ओरायन स्पेसक्राफ्ट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो एस्ट्रोनॉट्स डायरेक्ट कॉस्मिक रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता
है और जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही कम्युनिकेशन डिले भी इंक्रीज होगा और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में रियल टाइम सपोर्ट पॉसिबल भी नहीं होगा, जिसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट होगा आइसोलेशन, क्योंकि 4 लोग एक लिमिटेड स्पेस में डीप स्पेस के कंप्लीट साइलेंस के अंदर होंगे और अगर कोई भी सिस्टम फेल होता है तो ऑक्सीजन, टेम्परेचर, नेविगेशन सब कुछ उनको खुद ही कंट्रोल करना होगा। अपोलो 13 जैसे मिशन ने बता दिया है कि एक छोटा सा मोल फंक्शन भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आर्टेमिस सेकंड तो उससे भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और इसलिए नासा के लिए ये मिशन चैलेंजिंग भी है और नेसेसरी भी। नेसेसरी इसलिए क्योंकि आर्टेमिस सेकंड का मेन पर्पज है ग्राउंड वर्क को रेडी करना। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आर्टेमिस फर्स्ट का पर्पज था सिस्टम को टेस्ट करना। आर्टेमिस सेकंड का पर्पज है ह्यूमन डीप स्पेस सर्वाइवल को टेस्ट करना, जिससे फ्यूचर में आर्टेमिस थर्ड को मून लैंडिंग और लूनर बेस के लिए आसानी हो। मून पर इतना इंटरेस्ट का रीजन है वाटर आइस। मून के साउथ पोल पर वाटर आइस को डिटेक्ट किया गया है जिसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे फ्यूचर में मून एक रिफ्यूलिंग स्टेशन बन पाएगा। और इसमें एक पॉसिबिलिटी भी है मून पर हीलियम 3 का होना। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हीलियम 3 पोटेंशियल क्लियर गैस एनर्जी का सोर्स हो सकता है। ये अभी रिसर्च फेज में ही है और मून एक आइडियल जगह है डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए, जहाँ से यूनिवर्स को हम और भी ज्यादा डीपली स्टडी कर पाएंगे। मून हमारे लिए सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक गेटवे है और इसी गेटवे पर अब एक रेस स्टार्ट हो चुकी है। पहले रेस सिर्फ प्रेसिडेंस को लेकर थी, लेकिन अब स्टेजेस बदल चुके हैं। अब बात हो रही है पोजीशनिंग को लेकर, रिसोर्सेज और फ्यूचर कंट्रोल की। चाइना ने अपने लूनर मिशन को एग्रेसिवली पुश करना स्टार्ट कर दिया है और अब उन्होंने ओपनली अनाउंस किया कि वो 2030 तक मून पर अपना परमानेंट प्रेजेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसका मतलब है जो पहले पहुंचेगा वो सिर्फ लैंड नहीं करेगा बल्कि वो रूल सेट करेगा। और इसलिए अब नासा और ज्यादा डिले नहीं कर सकता। अब इसमें एक और लेयर, आर्टेमिस सेकंड इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि मून पर बेस बनाना सिर्फ रॉकेट भेजने से पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए रिलायबल ह्यूमन सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन, डीप स्पेस कम्युनिकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन एंडुरेंस। क्या ह्यूमंस अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड के बिना इतनी दूर तक सेफली ऑपरेट कर सकते हैं? क्या वो आइसोलेशन, रेडिएशन और प्रेशर हैंडल कर सकते हैं? आर्टेमिस सेकंड एग्जैक्टली इसी सवाल का आंसर टेस्ट करने वाला है। और अगर यहाँ पर फेलियर होता है तो मून बेस प्लान्स और मार्स रोडमैप डिले हो सकता है, और अगर सक्सेस होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्लियर है, मून पर परमानेंट प्रेजेंस। लेकिन जब इतनी बड़ी रेस चल रही हो तो एक सवाल नेचुरली उठता है कि क्या हम सिर्फ मून पर जा रहे हैं या कुछ ऐसा भी है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। जब भी मून की बात आती है तो एक डिस्कशन और स्टार्ट हो जाता है अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन और अनएक्सपेक्टेड सिग्नल्स का। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर है, साइंस के पास एलियन प्रेजेंस का कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है। ये सब थ्योरीज और स्पेकुलेशंस है। आर्टेमिस सेकंड का अभी भी मेन फोकस साइंस को एक्सप्लोर करना ही है। लेकिन एक फैक्ट तो अनडिफाइनेबल है, स्पेस में अभी भी बहुत कुछ अननोन है और इस मिशन का सबसे रियल पार्ट टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ह्यूमंस है। 4 एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन्हें हर सिचुएशन का सामना खुद करना होगा और उनकी फैमिलीज भी ये जानती है कि ये मिशन रिस्क फ्री नहीं है, और फिर भी ये लोग जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं है बल्कि ह्यूमन प्रोग्रेस का एक स्टेप है। और अगर आर्टेमिस सेकंड सक्सेसफुल होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक मिशन तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि ये एक रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, जिससे सबसे पहले आर्टेमिस थर्ड का पाथ क्लियर होगा जहां इंसान दोबारा मून पर लैंड करेंगे। और उसके बाद नासा का लॉन्ग टर्म प्लान है मून पर सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करना, जिससे पहली बार ह्यूमंस अर्थ के बाहर भी कंटिन्यूअसली रहना स्टार्ट कर देंगे। और यहीं से ही मार्स मिशन का नेक्स्ट डोर ओपन हो जाता है। नासा का क्लियर गोल है मून को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करना ताकि फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स तक सेफली पहुंच सकें। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ स्पेस तक ही नहीं रहेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट करेगा, न्यू प्रोग्राम, न्यू जॉब्स और एक स्पेस इकोनॉमी बिल्ड करेगा। और इसका सबसे पावरफुल इम्पैक्ट ह्यूमन माइंडसेट पर पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान अर्थ के बाहर रहना स्टार्ट करेगा तो सिविलाइजेशन का डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं होगा कि हम अर्थ पर सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, बल्कि अब सवाल ये होगा कि हम कितने प्लैनेट्स पर सर्वाइव कर सकते हैं। जिसके कारण आर्टेमिस सेकंड हमारे लिए सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट होगा। 50 साल पहले हम चांद तक गए और फिर रुक गए, लेकिन अब डिफरेंस ये है कि हम सिर्फ देखने नहीं जा रहे बल्कि हम रुकने की प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। और जब इंसान
किसी जगह पर रहना स्टार्ट करता है तो वो उस जगह को चेंज करता है, और कभी कभी तो वो जगह भी इंसान को चेंज कर देती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम चांद तक जा रहे हैं कि नहीं, बल्कि सवाल ये है क्या हम चेंज के लिए अभी रेडी है कि नहीं। तुम क्या सोचते हो, इंसान का फ्यूचर अर्थ तक ही लिमिटेड रहेगा या हम एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बन जाएंगे? कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।